करंट अफेयर्स के इस सेशन में आज हम बांग्लादेश के करंट इश्यूज़ के बारे में डिबेट करने वाले हैं। और ख़ासकर आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश में अभी जॉब रिजर्वेशन जो प्रोटेस्ट हैं वो काफ़ी पावरफुल होने लगे हैं और सरकार इससे काफ़ी परेशान भी है। तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार समस्या क्या है और इसके पीछे वजह क्या है। तो जब हम शुरू करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात जो आप देख रहे हैं इस टॉपिक में कि व्हाट ट्रिगर्ड द प्रोटेस्ट। तो देखिए प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना लगातार चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं और यहाँ पे एक हाई कोर्ट ने एक जो अभी फ़िलहाल एक जजमेंट दिया। तो 2018 साल में शेख हसीना ने ये कहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रिजर्वेशन हुआ करते थे जो 1971 के वॉर के बाद शुरू हुए थे, उनमें से काफ़ी रिजर्वेशंस को उन्होंने हटा दिया था। लेकिन बाद में लोगों ने कोर्टों में केस किया और केस होने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो हटाना था वो गैरकानूनी था। इसका कारण क्या हुआ कि ये दोबारा अपनी जगह पे बैठ गए। बांग्लादेश में बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है और इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं वो ये है कि काफ़ी लोगों को जॉब्स लेसनेस है, काफ़ी परेशानियां चल रही हैं। तो इस परिस्थिति में क्या हुआ कि बांग्लादेश में बच्चों ने कहना शुरू किया, या जो भी यंग ग्रेजुएट्स हैं जिनको जॉबलेसनेस लग रही है उनको सिक्योरिटी जॉब्स की चाहिए, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब्स जो कि अभी 56% तक गवर्नमेंट जॉब्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 56% गवर्नमेंट जॉब्स अभी रिजर्व्ड हैं। तो उनको ये लगा कि इतने सारे रिजर्व जॉब्स सही नहीं है और इनसे उनकी जो चांस है इस पर्टिकुलर जॉब को पाने की वो कम हो जाती है। तो इसको लेके काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अपोजिशन होना शुरू हुआ और ये एक बहुत बड़ी परेशानी है जो सारा सिस्टम फेस कर रहा है। आगे चलते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बांग्लादेश में ये जो कोटा प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके पीछे जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो रिजर्वेशन पॉलिसी है कैसी। तो ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि 30% रिजर्वेशन जो बांग्लादेश में होते हैं वो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए होते हैं। तो ख्याल रखना चाहिए कि बांग्लादेश में जब जो भी 1971 का जो फ्रीडम वॉर हुआ था उसमें 30% लोग जो उन लोगों के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। तो ये ज़्यादातर लोग यदि हिस्टोरिक तरीके से देखा जाए तो ये वही लोग हैं जो करंट सरकार जो है, ये अवामी लीग पार्टी की जो सरकार है उस सरकार के सपोर्टर ही हैं। तो बहुत सारे लोगों को जो विद्रोह करने वाले लोगों को इस बात का शक है कि सरकार भीतर भीतर इन लोगों के प्रति हमदर्दी रखती है। दूसरी बात है कि 10% कोटा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है जहाँ पे उन्नति कम हुई है, 10% वुमेन के लिए है और 5% जो कोटा है वो माइनॉरिटीज़ के लिए और 1% फिजिकली चैलेंज के लिए है, हैंडीकैप्ड्स के लिए। तो एक बात ख्याल रखना है कि इन दो कोटा को लेके ये 5% प्लस 1% इसको लेके उन्हें कोई परेशानी नहीं है। उनकी जो परेशानी है वो इसके अलावा जो रिजर्वेशन है 50% इसको लेके है और 44% जो 50% से भी कम है वो एरिया सिर्फ मेरिट वालों के लिए बसती है। तो बांग्लादेश के कोटा के जो प्रोटेस्ट हैं वो कुछ इस वजह से हो रहे हैं। अगली बात जो डिबेट होती है कि स्टूडेंट्स जो डिमांड कर रहे हैं, जो मैंने कहा कि 6% रिजर्वेशन वो सिर्फ रखना चाहते हैं और बाद बाकी रिजर्वेशन आपने देख लिया यहाँ पे कि वो उसे हटाने के पक्ष में। अब हमें ये समझना चाहिए कि स्टूडेंट्स का जो डर है वो किस तरह का है। तो पहला क्वेश्चन, पहला लाइन देखिए आप, पहला पॉइंट जो है वो है प्रेजेंट प्रेसिडेंट शेख हसीना, उनके फादर जो बांग्लादेश में एक उसके फाउंडर भी कहे जाते हैं जिन्होंने फ्रीडम वॉर लड़ा, तो इनकी फैमिली का इन फ्रीडम फाइटर्स के साथ एक बहुत अच्छा करीबी रिश्ता रहा है। इसके बाद देखिए 30% कोटा फॉर फैमिलीज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, इसी को लेकर ज़्यादा परेशानियां हैं जो आपको समझ में आ चुका होगा। तो दो गवर्नमेंट हैज़ एश्योर्ड चैलेंजिंग द हाई कोर्ट, गवर्नमेंट ने ये वादा किया है कि वो हाई कोर्ट के इस वर्डिक्ट को चैलेंज करेगी ऊपर कोर्ट्स में, लेकिन फिर भी खुश नहीं है प्रोटेस्टर्स। इसके अलावा देख सकते हैं हम कि शेख हसीना ने हाल के दिनों में जो प्रोटेस्ट हुए उन लोगों को रजाकर की संज्ञा दे दी। रजाकर एक इस तरह से कह सकते हैं कि एक गलत वर्ड है या ऐसा एक वर्ड है जो उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है बांग्लादेश में, यहाँ तक कि इंडिया में भी ये यूज़ कई बार किया जाता है, जिसके पक्ष और जिसके कारण ये होते हैं कि वो पाकिस्तान के सपोर्टर रहे थे। वो लोग जो आज भी बांग्लादेश में रहते हैं, पार्टीशन के बाद वो इधर ही रह गए, तो शेख हसीना ने उनको ये वर्ड यूज़ करके उन्हें अपनी मंशा की गलत सूचना दी। तो शेख हसीना ने जब ये वर्ड यूज़ किया तो बहुत सारे प्रोटेस्टर ये सोचते हैं कि शायद उनकी डिमांड को सरकार बहुत हमदर्दी के साथ सोचने के लिए राज़ी नहीं है। इसके अलावा अगली टॉपिक जो है ये ख्याल रखना चाहिए कि बांग्लादेश की हाल की समस्याएं क्यों तैयार हुई। तो पहले क्वेश्चन है कि कोविड से पहले बांग्लादेश की इकोनॉमी काफ़ी फास्ट ग्रो कर रही थी, कम से कम काफ़ी दुनिया में काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले रही थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि अभी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, डॉलर रिजर्व्स श्रिंक कर रहे हैं और आपको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO के रूल्स के हिसाब से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ अब वो बनने वाला है क्योंकि उसकी ग्रोथ हाल के सालों में काफ़ी हुई है।
तो वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज LDC जिसके लिए एक्सपोर्ट में काफ़ी फ़ायदे होते हैं वो शायद अब बंद हो रहे हैं, तो उसके एक्सपोर्ट्स कमज़ोर होने लगे हैं। तो ये हो गया। और स्टैगनेंट ग्रोथ, जॉब ग्रोथ जो है, जॉब ग्रोथ भी इसके कारण प्राइवेट सेक्टर में कमज़ोर हुई है। इसके कारण सबको गवर्नमेंट जॉब की सेफ्टी महसूस हो रही है कि ज़रूरी है। द कोटा श्रिंक द नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कोटास के कारण गवर्नमेंट के जॉब कम हो जाते हैं। तो ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि WTO के रेगुलेशंस में जब तक एक देश LDC रहता है, लो डेवलपिंग कंट्री रहता है, तब तक उसे एक्सपोर्ट्स की काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। जैसे ही वो डेवलपिंग कंट्री हो जाता है, जो बांग्लादेश होने वाला है, तो इसके बाद उसके एक्सपोर्ट्स के जो एवेन्यूज़ हैं, उसके ऊपर जो टैक्सेस बढ़ जाते हैं, उसके ऊपर जो कोटाज उसके कम हो जाते हैं, उसके बाद उसकी एक्सपोर्ट की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा आप ये समझने की कोशिश करें कि बांग्लादेश के बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये समझ लीजिए कि पहला पॉइंट देखिए कि 1971 में ये जो शेख मुजीबुर रहमान, जब यूनाइटेड पाकिस्तान का इलेक्शन हुआ जिसमें बांग्लादेश एक साथ था, तो वो इलेक्शन जीत गए थे। उन्हें प्रेसिडेंट बनने का मौका नहीं मिला, प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने एक स्वाधीनता संग्राम छेड़ा, जिसके बाद बांग्लादेश स्वाधीन हो गया। इसके बाद ख्याल रख सकते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान 4 साल के अंदर ही, उसके बाद क्या हुआ, उनके अगेंस्ट में एक कू हुआ, मिलिट्री ने किया, और मिलिट्री ने ये कू करने के बाद उनका मर्डर कर दिया। उनकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई। सिर्फ शेख हसीना जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, उनकी बेटी हैं, वो बांग्लादेश में उस वक्त नहीं थी, इसी कारण से उनकी जान बच गई। और ख्याल रखना ये ज़रूरी है कि बांग्लादेश की आज की अपोजिशन पार्टी जो है, उसकी जो लीडर हैं खालिदा जिया, उनके हस्बैंड जो ज़ियाउर रहमान, वो ज़ियाउर रहमान उस वक्त मिलिट्री में हुआ करते थे। तो बहुत सारे लोगों ने इस बात का हमेशा प्रमाण न होने के बावजूद भी ये सेंस सबने रखा कि ज़ियाउर रहमान की शेख हसीना के फादर या बांग्लादेश के फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान की डेथ में उनकी एक सपोर्ट थी, सपोर्ट रहा था उनका। जहाँ तक सवाल है द डेपुटी, इसके बाद देखिए ये थर्ड पॉइंट है जो मैंने बताया। और बांग्लादेश के अपोजिशन पार्टी का, जैसे मैंने नाम बता दिया, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP बोलते हैं। तो ये ख्याल रखिए कि ज़ियाउर रहमान की जो वाइफ हैं, वो अभी खालिदा जिया, यहाँ पे देखिए वो नाम लिखा हुआ है, तो ये अभी भी इस पार्टी की हेड है। तो और इनके और हाल में जो इलेक्शन हुआ था, चौथी बार जो अपनी करंट प्रेसिडेंट अभी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो जीती हैं, उस इलेक्शन में अपोजिशन पार्टी ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसकी वजह ये थी कि बांग्लादेश में आज से 15 साल पहले ये रूल था कि जब भी नया इलेक्शन होगा तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट के अंडर में होगा, लेकिन शेख हसीना ने जीतने के बाद इस रूल को हटा दिया। तो बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टीज हमेशा ये सेंस करती हैं, ये हमेशा उनका कहना रहता है कि जो भी इलेक्शन करंट प्राइम मिनिस्टर के अधीन होगा, उसमें उन्हें सही या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने की कोई गुंजाइश नहीं लगती है। तो इसी कारण से वो पार्टिसिपेट नहीं करते, और इस इलेक्शन में भी खासकर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये जो अभी जॉब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सिर्फ जॉब प्रोटेस्ट नहीं है, इसमें एक प्रोटेस्ट ये भी है कि पूरा अपोजिशन भी है, जिस अपोजिशन को पार्लियामेंट में जिसकी कोई प्रेजेंस नहीं है, पार्लियामेंट में जिसका कोई प्रेजेंस नहीं है, तो उसे लग रहा है कि उसके पास ये आंदोलन के अलावा अपने आप को, अपनी प्रेजेंस को दर्ज कराने का कोई खास ऑप्शन भी नहीं है। तो इस टॉपिक में बस आज इतना ही। थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक।